अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग का यूनिट 9 ऑक्सीजनेशन, रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड कार्डियोवास्कुलर फंक्शन विद हमना मरियम। तो सबसे पहले हम अपने यूनिट के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। आइडेंटिफाई फैक्टर्स दैट कैन इंटरफेयर विद इफेक्टिव ऑक्सीजनेशन ऑफ बॉडी टिश्यूज़, describe common manifestations of altered respiratory and cardiovascular system, discuss lifespan related changes and problems in respiratory and cardiovascular system, describe nursing measures to ensure a patient airway, apply nursing process and teaching plan for a client with altered respiratory system and cardiovascular system, recognize the emergencies related to respiratory and cardiovascular system, explain ways that caregiver can decrease the exposure of client to infection, differentiate between medical and surgical asepsis. डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीजनेशन क्या है। ऑक्सीजन इज़ द केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल ऑफ O एंड एटॉमिक नंबर 8। ये है ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन इज़ अ क्लियर ओडरलेस गैस दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 21% ऑफ द एयर। इट इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑल लिविंग सेल्स। ऑक्सीजन हमारे हर सेल की बेसिक ज़रूरत है। डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यूज़ एंड सेल्स which is necessary to maintain life and health. Ventilation is the process of exchanging oxygen and carbon dioxide which is essentially for breathing. यानी कि ऑक्सीजन हमारे हर सेल की और टिश्यू की बेसिक ज़रूरत तो है, इसी तरह एक प्रॉपर लाइफ मेंटेन करने के लिए हमें हर वक्त चाहिए। वेंटिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। Oxygen therapy is a treatment that provides extra oxygen to breathe. It is also supplemental oxygen given to patient. It is only prescribed by healthcare providers in the hospital, home or any medical setting. जिस पेशेंट के लंग्स की और ब्लड की प्रॉपर ऑक्सीजनेशन ना हो रही हो उसे हम सप्लीमेंट के तौर पर ऑक्सीजन देते हैं, जिसे एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर ही प्रिस्क्राइब करता है। सम पीपल हैव नीडेड इट for short time of period. Normal oxygen level is 95 to 100%। ये हमारी saturation है ऑक्सीजन की। तो अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्सीजनेशन। सबसे पहले इन्वायरमेंट, हीट, एयर पोल्यूशन, हाई एल्टीट्यूड, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि ऑक्सीजन डिमांड को इंक्रीज़ करते हैं। स्पेशली हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन प्रेशर बहुत कम होता है, इसलिए ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्सरसाइज लीड टू इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। जब रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ हो जाता है तो ऑक्सीजनेशन रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। लाइफस्टाइल्स जैसे स्मोकिंग या कोई भी इसी तरह का ऑक्यूपेशन जहाँ पर थोड़ा कंजेशन हो, वहाँ पर भी ऑक्सीजनेशन की ज़रूरत होती है। स्मोकिंग भी अफेक्ट करती है, लंग्स के फंक्शन को बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब करती है। फोर्थ, हेल्थ स्टेटस, डिजीज़ ऑफ कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम सच एज COPD एंड अनीमिया। जब भी ऐसे पेशेंट को कोई भी कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर होता है या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, तब भी उसका ऑक्सीजनेशन बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होता है। COPD के केस में क्या होता है, ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं हो पाती है क्योंकि लंग्स ही फंक्शन सही से नहीं करते हैं। अनीमिया में आपका ब्लड वॉल्यूम लेवल, ब्लड सेल लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ ब्लड सेल्स कम है, जिससे वो कम से कम ऑक्सीजन ही स्टोर कर सकेंगे और आगे ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे। फिफ्थ, मेडिकेशंस सच एज नारकोटिक्स, मॉर्फिन डिक्रीजेज द रेस्पिरेटरी रेट। सिक्स, स्ट्रेस एंड कूपिंग, स्ट्रेस कंडीशन में इंक्रीजेज द रेस्पिरेटरी एंड हार्ट रेट। जब भी रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होगा। तो इस तरह से स्ट्रेस हमारे रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज़ कर देती है। सेवन्थ, जेंडर, एस्ट्रोजन लेवल हैज़ अ प्रोटेक्टिव इफेक्ट इन वुमेन, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ सीवियस डिजीज़। इट इज़ एब्सेंट इन मेल्स, यानी फीमेल्स कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से रेजिस्टेंट होती हैं, जबकि मेल में एस्ट्रोजन लेवल का कोई रोल नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, यानी कौन कौन सी चीज़ों से ऑक्सीजन डिलीवर की जाती है।
सबसे पहले नेज़ल कैन्यूलास, जो कि आप राइट साइड पर इमेज भी दे सकते हैं। फेस मास्क, पार्शियल रीब्रीथर मास्क यानी कि PRM, एक है नॉन रीब्रीथर मास्क NRM, वेंटुरी मास्क, ऑक्सीजन एनालाइजर, फेस टेंट, एंडोट्रेकियल ट्यूब्स एंड ट्रेकियोस्टमी ट्यूब्स। इसी के साथ यहाँ पर आपको राइट साइड पर टी पीस भी नज़र आ रहा होगा, जो कि स्पेसिफिकली हम वेंटिलेटर के साथ इस्तेमाल करते हैं जबकि ट्रेकियोस्टमी पेशेंट की हुई होती है, तब हम टी पीस यूज़ करते हैं। अब इसके साथ ऑक्सीजन थेरेपी की जो प्रिकॉशंस हैं वो भी देख लेते हैं। डू नॉट स्मोक नियर द ऑक्सीजन इक्विपमेंट्स, कभी भी ऑक्सीजन इक्विपमेंट्स के पास आपने स्मोकिंग नहीं करनी है क्योंकि वो आग पकड़ सकती है। अवॉइड यूजिंग एनीथिंग फ्लेमेबल नियर द ऑक्सीजन, कीप द ऑक्सीजन सिलेंडर्स एट लीस्ट 3 मीटर्स अवे फ्रॉम एनी ओपन फ्लेम और हीट सोर्स, हमेशा ऑक्सीजन सोर्स को हमने हीट से बचाना है। अवॉइड यूजिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज हेयर ड्रायर्स, रेजर्स, स्टोव्स, हीटर्स वाइल यूजिंग ऑक्सीजन, क्योंकि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की वजह से भी इलेक्ट्रिक शॉक होगा, इससे फ्लेम हो सकती है और ऑक्सीजन की वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो सकता है। मेक श्योर यू हैव स्मोक अलार्म्स इन हॉस्पिटल एंड हाउसेज, फायर अलार्म भी प्रिकॉशन के तौर पर होने चाहिए। हैंडल ऑक्सीजन इक्विपमेंट्स विद केयर टू अवॉइड डैमेजिंग सिलेंडर्स, स्टोर ऑक्सीजन सिलेंडर्स इन एन अपराइट सिक्योर पोजीशन इन वेल वेंटिलेटेड एरिया, हमेशा एक वेल वेंटिलेटेड स्पेसिफिकली एक रूम में हमेशा एक स्टैंड के ज़रिए उसको सीधा खड़ा करें। चेक द ऑक्सीजन सिलेंडर्स क्रैक्स, लीक्स, कि वो कहीं इसका सिलेंडर क्रैक तो नहीं है, कहीं से लीक तो नहीं कर रहा। डू नॉट यूज़ पेट्रोलियम एंड अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये भी फ्लेमेबल होते हैं। तो इसी के साथ हम देखते हैं रिस्पिरेटरी अल्ट्रेशंस, मतलब रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियाँ आ सकती हैं, जैसे कि हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन सेचुरेशन बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाना। आल्टर्ड ब्रीथिंग पैटर्न, जो हमारा नॉर्मल रिस्पिरेटरी पैटर्न है, उसका रिदम है, उसका बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाना या बहुत स्लो डाउन हो जाना। ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवेज, एयरवेज का कंजेस्टेड हो जाना, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाना, जिसकी वजह से एयर पैसेज वे डिक्रीज़ हो जाना। फिटनेस, अगर बॉडी फिज़िक, बॉडी फिटनेस, उसकी चुस्ती इस तरह से मेंटेन नहीं है तब भी ये डिक्रीज़ हो जाएंगी। फ़िज़िकल एक्टिविटी, फ़िज़िकल एक्टिविटी इंक्रीज़ होने से रिस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसी के साथ हम देखते हैं कार्डियोवास्कुलर अल्ट्रेशंस, यानी हार्ट रेट के अल्ट्रेशंस क्या होंगी। सबसे पहले डिक्रीज़ कार्डियक आउटपुट, ऑक्सीजन सेचुरेशन डिक्रीज़ होने की वजह से कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज़ हो सकती है। इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन, जब ऑक्सीजन सेचुरेशन डिक्रीज़ होगी और कार्डियक आउटपुट भी कम होगा तो टिश्यूज़ तक प्रॉपर ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकेगी, जिससे टिश्यू परफ्यूजन भी इम्पेयर्ड हो जाएगी। ब्लड अल्ट्रेशंस, यानी कि ब्लड में सेल्स की कमी हो जाना, एनीमिया के केस में जैसे हो जाता है। हाइपरटेंशन के केस में भी कार्डियोवास्कुलर अल्ट्रेशंस आते हैं और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी एक मेजर कॉज है। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि हाइपोक्सिया की कंडीशन क्या होती है। इट इज़ अ कंडीशन इन विच सप्लाई ऑफ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इन द बॉडी फ्रॉम इंस्पायर्ड गैस टू टिश्यू, इट कैन बी रिलेटेड टू एनी पार्ट ऑफ रिस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी भी तरह की ख़राबी की वजह से अगर हमारे बॉडी के टिश्यूज़ तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रही है तो उस कंडीशन को हम हाइपोक्सिया कहेंगे। ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो वेंटिलेशन के ज़रिए, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के ज़रिए और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड के ज़रिए होती है। इसके अलावा हाइपोक्सिया का कॉज क्या हो सकता है? इट मे बी अनीमिया, यानी ब्लड सेल ही कम है। एज़मा की वजह से ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है। एल्वेलाई के अंदर म्यूकस की कंजेशन होने की वजह से भी प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाती। COPD, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़, इन कंडीशंस में हाइपोक्सिया होता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? चेंज इन स्किन कलर, यूजुअली ब्लूइश हो जाता है, और साइनोटिक, कफ होती है, स्वेटिंग होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होती है एंड वीजिंग एक स्पेसिफिक साउंड होती है जो कि म्यूकस के जमा होने की वजह से प्रोड्यूस होती है। जब एयर पैसेजवे से हवा गुजरती है, जब हम सांस लेते हैं तो एक सीटी जैसी आवाज़ आती है, उसे वीजिंग कहते हैं। और साथ के साथ हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है,
ताकि वो हर टिश्यू तक प्रॉपर ब्लड और ऑक्सीजन पहुंचा सके, उसको कंपनसेट करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे अल्टर्ड ब्रीथिंग पैटर्न्स। इसके रेट में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, वॉल्यूम में और रिदम में। सबसे पहले रेट में टेकिपनिया यानी इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, प्रेडिपनिया डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट और एपनिया मतलब एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन हो सकता है। वॉल्यूम hyperventilation, an increase in the amount of air in the lungs characterized by prolonged and deep breaths is called hyperventilation। यानी कि जब हम गहरे गहरे और लंबे लंबे सांस लेते हैं तो जो एयर है हमारे लंग्स में ज़्यादा जाती है, इसे हाइपरवेंटिलेशन कहते हैं। हाइपोवेंटिलेशन, a reduction in the amount of air in lungs characterized by shallow respiration। जब सुपरफिशियली हल्के हल्के और कम गहरे सांस लिए जाते हैं और छोटे छोटे सांस लिए जाते हैं तो लंग्स में ऑक्सीजनेशन बहुत कम होती है, यानी एयर बहुत कम लंग्स के अंदर जाती है, इसे कहते हैं हाइपोवेंटिलेशन। रिदम, इसे कहते हैं काइनी स्ट्रोक ब्रीथिंग। इट इज़ अ नॉर्मल पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग बाय प्रोग्रेसिवली डीपर एंड फास्टर ब्रीथिंग फॉलोड बाय अ ग्रेजुअल डिक्रीज दैट रिजल्ट्स टेम्परेरी एपनिया। यानी एक टेम्परेरी तौर पर ऐसी कंडीशन आती है जिसमें ऐसे लगता है कि पेशेंट सांस नहीं ले रहा है, उसी के साथ डीपर और फास्टर ब्रीथिंग का भी एक पैटर्न शो होता है, दरमियान में एक पॉज आता है, इसे कहते हैं काइनी स्ट्रोक ब्रीथिंग। तो अब हम देखेंगे ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवेज, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी और लोअर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी। अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, दैट ऑब्स्ट्रक्शन इन द नोज, फेरिंग्स एंड लेरिंग्स कैन अराइज बिकॉज ऑफ फॉरेन ऑब्जेक्ट्स। जब भी कोई म्यूकस प्लैक वगैरह नोज़ में जमा हो जाता है या फिर नेज़ल पॉलिप्स वगैरह होते हैं, उसकी वजह से भी नाक के ज़रिए एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। इसके अलावा कोई फॉरेन पार्टिकल जैसे कि फूड, चोकिंग, इन्फेक्शन, टंग फॉल्स बिकॉज ऑफ ओरोफेरिंग्स व्हेन अ पर्सन इज़ अनकॉन्शियस और व्हेन द सेक्रीशन कलेक्ट्स इन द पैसेजवे, इन सब की वजह से भी अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। अब लोअर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इज़ ऑलवेज नॉट ईजी टू ऑब्जर्व, हाई पिच्ड साउंड, stridor, harsh may be heard during the inspiration. The client has restlessness, dyspnea and abnormal breathing sound. लोअर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में जो ब्रोंकाई हैं, एल्वेलाई हैं, वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होती है जिससे हम हाई पिच साउंड सुनाई देती हैं, एक स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी साउंड्स हमें मिलती हैं स्पेसिफिकली इंस्पिरेशन पे, इससे कहते हैं लोअर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अब रेस्पिरेटरी अल्ट्रेशंस के बाद हम देखेंगे कार्डियोवास्कुलर अल्ट्रेशंस। सबसे पहले डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल में बिकम ओकल्टेड बाय अथीरोस्क्लेरोसिस और ब्लड क्लॉट। यानी कि अगर अथीरोस्क्लेरोसिस हुई है या किसी ब्लड क्लॉट की वजह से हार्ट को सप्लाई होने वाली ब्लड वेसल में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है जिससे मसल्स को सप्लाई नहीं होता ब्लड। शटिंग ऑफ ब्लड सप्लाई टू अ पोर्शन ऑफ मायोकार्डियम, इससे मायोकार्डियम के उस पार्ट को ब्लड सप्लाई बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। व्हेन दिस हैपन्स द टिश्यू बिकम नेक्रोटिक एंड डाइज, द कंडीशन इज़ नोन एज मायोकार्डियल इन्फाक्शन और हार्ट रेट। इससे क्या होता है, जो टिश्यूज़ होते हैं ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है और इस कंडीशन को हम मायोकार्डियल इन्फाक्शन और आम ज़बान में हार्ट अटैक कहते हैं। If the large portion of the heart is affected, particularly in the left ventricle, cardiac output falls because of the affected muscle no longer contracts। जब भी स्पेसिफिकली लेफ़्ट साइड ऑफ द वेंट्रिकल्स जो होती हैं उनको ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट होती है तो कार्डियक कंट्रैक्शंस नहीं होती। जब कार्डियक कंट्रैक्शंस नहीं होती तो ओवरऑल बॉडी को ब्लड सप्लाई बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाती है। हार्ट फेलियर में डेवलप इफ़ द हार्ट इज़ंट एबल टू कीप अप विद बॉडी नीड्स ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द टिश्यू। अब हार्ट फेलियर तब होता है जब बॉडी की ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नीड वो पूरी ना कर पा रहा हो। इसी के साथ इम्पेयर टिश्यू परफ्यूजन में क्या क्या होता है। सबसे पहले अथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन एंड टिश्यूज़ एज वेसल्स नैरो एंड बिकम ऑब्स्ट्रक्टेड, डिस्टल टिश्यूज रिसीव लेस ब्लड, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। जब भी अथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से जो आर्टरी है वो कंट्रैक्ट हो जाती है या वहाँ पर सप्लाई रुक जाती है तो उस स्पेसिफिक ऑर्गन और टिश्यू को बिल्कुल ही ब्लड फ्लो नहीं करता। इस वजह से वहाँ के जो
ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वहाँ तक नहीं पहुँच पाते और सेल की डेथ हो जाती है। सेकेंड हमारे पास है इस्कीमिया, अ लैक ऑफ ब्लड सप्लाई ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्टेड सर्कुलेशन. Any artery in the blood flow may be affected by atherosclerosis, although the effects are often related to coronary arteries, vessels supplying blood to the brain and arteries in peripheral tissues. इस्कीमिया के अंदर किसी भी ब्लड सप्लाई, कोई भी ऐसी सर्कुलेशन की आर्टरी, ब्लड वेसल, कुछ भी अगर एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से भी उसकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, तब भी जो टिश्यू अफेक्ट होंगे वो इस्कीमिक कहलाएंगे, क्योंकि उनको ब्लड भी नहीं मिल रहा, उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल रहे। अब डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन के बाद हम ब्लड अल्टरेशंस देखेंगे. Most oxygen is transported to the tissues in combination with hemoglobin. The problem is of an adequate red blood cells. Low or abnormal hemoglobin structure can affect tissue oxygenation. ब्लड में ब्लड सेल्स, उसके अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन स्पेसिफिकली, ये बहुत ज़रूरी है. उसका कंटेंट कितना है, इसी पर पूरी बॉडी के टिश्यूज़ की ऑक्सीजनेशन डिपेंड करती है. अब ब्लड अल्ट्रेशन में सबसे पहले एनीमिया आ जाता है. उसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? आरबीसी इज़ लॉस्ट अलॉन्ग विद अदर्स कंपोनेंट्स बिकॉज ऑफ एक्यूट और क्रोनिक ब्लीडिंग. जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो तब क्या होता है कि ब्लड के साथ जाहिर सी बात है रेड ब्लड सेल्स भी लॉस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजनेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते. इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड, तो इस वजह से न्यू आरबीसी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी. सम डिसऑर्डर्स कॉजेज आरबीसी टू ब्रेक डाउन एक्सेसिवली, जैसे सिकल सेल एनीमिया टाइप डिसऑर्डर्स. People with sickle cell disease produces abnormal form of hemoglobin and may experience tissue ischemia. जब भी नॉर्मल ब्लड सेल्स नहीं प्रोड्यूस होंगे तब वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन भी उसमें नहीं होगी, जिसकी वजह से वो अपना नॉर्मल ऑक्सीजनेशन का फंक्शन भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा. इससे टिश्यू इस्कीमिया हो जाएगा और टिश्यू की डेथ हो जाएगी. तो अब हम पढ़ेंगे लाइफ स्पैन रिलेटेड चेंजेस एंड प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमारी एज के साथ साथ कौन कौन से प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकते हैं, कौन कौन से चेंजेस आते हैं, वो देखेंगे. सबसे पहले फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम विद एज. डिक्रीज रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथ. जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है रेस्पिरेटरी मसल्स की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, वो उसी तरह से इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते. डिक्रीज इलास्टिसिटी ऑफ लंग टिश्यूज़. जाहिर है उसी तरह से इलास्टिक नहीं रहते जैसे कि एक यंग पर्सन के होते हैं. डिक्रीज साइज ऑफ वर्टिब्रल स्पेस, यानी कि वर्टिब्रा के दरमियान स्पेस भी कम हो जाती है. लॉस ऑफ एल्व्यूलर सरफेस एरिया एंड पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड वॉल्यूम. जो लंग्स को ब्लड सप्लाई कैपिलरीज के ज़रिए जा रही है वो भी कम हो जाती है और एल्वुलाई का सरफेस एरिया भी कम हो जाता है. इसकी वजह से ऑक्सीजनेशन का रेट भी कम हो जाता है. अब एनाटॉमिकल चेंजेस क्या आते हैं? एयर स्पेसिस का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, जो कि नॉर्मली पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा होता है एम्फीसीमा के केस में, और इस सब से भी ऑक्सीजनेशन ड्रॉप होती है. अब एज रिलेटेड चेंज देखेंगे हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में. सबसे पहले एट्रिया पे क्या इफ़ेक्ट होता है? इंक्रीज साइज ऑफ लेफ्ट एट्रियम, इंक्रीज एट्रियल इरिटेबिलिटी, यानी इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो होती हैं वो एट्रिया को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करती हैं, जिससे क्या होता है इरेगुलर हार्ट रिदम. सेकंड वेंट्रिकल्स, हाइपरट्रॉफी मायोकार्डियल थिकनेस. एज के साथ साथ वेंट्रिकल्स में हाइपरट्रॉफी हो जाती है और मायोकार्डियम की थिकनेस भी इंक्रीज़ हो जाती है. लेफ़्ट वेंट्रिकल जो होता है वो स्टिफ हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, उसने पूरी उम्र बहुत ज़्यादा काम किया होता है. वेंट्रिकल्स डिसआर्थीमियाज, यानी कि इरेगुलर पैटर्न ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और डिसरिदमियाज. 3 इज़ वाल्व्स, थिकनिंग एंड रिजिडिटी ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो टू द वाल्व्स एंड मर्मर में बी प्रेजेंट. मर्मर स्पेसिफिक वाल्वुलर साउंड्स होते हैं जो कि एज के साथ साथ प्रोड्यूस होते हैं. 4 इज़ एयोर्टा एंड आर्टरीज. इलास्टिसिटी एंड वाइडनिंग ऑफ एयोर्टा. इलास्टिसिटी कम हो जाती है एयोर्टा की और वो वाइड हो जाती है. लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो सकती है. प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. उम्र के साथ साथ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे नर्सिंग मेजर्स टू इंश्योर अ पेशेंट एयरवे. हम पेशेंट एयरवे को मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी मेजर्स करते हैं? Artificial airways may be used for client with significant airway obstruction.
अगर पेशेंट का एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड है तो फिर आर्टिफिशियल एयरवे के ज़रिए हम उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। फ्रीक्वेंट क्लीनिंग एंड सक्शनिंग ऑफ द ओरल कैविटी एवरी 2 आवर्स रिड्यूसेस डिस्कम्फर्ट एंड द रिस्क ऑफ ब्रेक डाउन एंड इन्फेक्शन ऑफ द ओरल म्यूकोजा। अगर सिक्रीशंस आ रही हैं ओरल कैविटी से तो हम हर 2 घंटे बाद सक्शनिंग करेंगे ताकि एयरवे को हम क्लीन कर सकें और इन्फेक्शन की प्रिवेंशन भी हो सके। Suctioning of the airway, whether a natural or artificial way, may be necessary to clear secretions the client cannot remove by coughing। जो secretions क्लाइंट कफ करके नहीं निकाल सकता उसे नेचुरल तरीके से यानी पोजिशनिंग के ज़रिए या फिर आर्टिफिशियल तरीके से सक्शन अपरेटस के ज़रिए भी निकाला जा सकता है। इनकरेज एडिक्वेट इनटेक ऑफ फ्लूइड्स टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। पेशेंट को डिहाइड्रेशन नहीं हो इस वजह से हम उसकी इनटेक का बहुत ख्याल रखेंगे। एडमिनिस्टर मेडिकेशन सच एज एंटीबायोटिक्स, ब्रोंकोडायलेटर्स, एक्सपेक्टोरेंट्स एज ऑर्डर्स। इनसे एयरवे भी पेटेंट रहेगा। कंसल्ट रिस्पिरेटरी थेरेपिस्ट फॉर चेस्ट फिजियोथेरेपी। इन केस के चेस्ट में म्यूकस कंजेशन हुई पड़ी है तो चेस्ट फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। इंस्ट्रक्ट पेशेंट हाउ टू यूज़ इन्हेलर्स। पेशेंट की एजुकेशन इन्हेलर्स को यूज़ करने के लिए ये भी हमारी नर्सिंग इंटरवेंशन का पार्ट है। और नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सप्लेन वेज दैट केयर गिवर कैन डिक्रीज द एक्सपोजर ऑफ क्लाइंट टू इन्फेक्शन। यानी हम केयर गिवर की जो उनका केयर प्रोवाइडर है उसको कैसे एजुकेट करेंगे ताकि पेशेंट को वो मज़ीद इन्फेक्शन से बचा सके। पेशेंट प्लेसमेंट प्राइवेट रूम। अगर पेशेंट को प्राइवेट रूम दिया जा सके पॉसिबल हो तो उसे दिया जाए। वेयर ग्लव्स व्हेन एंटरिंग पेशेंट रूम। केयर गिवर जब भी केयर प्रोवाइड करने के लिए पेशेंट के पास जाए तो हमेशा ग्लव्स पहन के जाए। Change gloves after having contact with infective material that may contain high concentration of microorganism, fecal matter और जो वूंड का ड्रेनेज है इस चीज़ की भी केयर करनी है। रिमूव ग्लव्स बिफोर लीविंग पेशेंट रूम। आप पेशेंट रूम लीव करने से पहले ही अपने जो यूज्ड ग्लव्स हैं उसे डिस्कार्ड कर देंगे। वॉश हैंड्स विद एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट इमीडिएटली आफ्टर ग्लव्स रिमूवल। जब भी आप ऐसा पेशेंट को ट्रीट करके आते हैं उसके बाद आपने बेशक ग्लव्स रिमूव कर दिए उसके बाद भी आप एंटी माइक्रोबियल एजेंट या किसी सैनिटाइज़र के ज़रिए अपने हाथों को साफ़ करेंगे। आफ्टर ग्लव रिमूवल एंड हैंड वॉशिंग इंश्योर दैट हैंड्स डू नॉट टच पोटेंशियली कंटेमिनेटेड इन्वायरमेंटल सर्फेसिस और items in the patient room to avoid transfer of microorganism to other patient और environments। यानी कि आपने अपनी केयर कर ली, मज़ीद प्रिवेंशन भी कर ली, लेकिन हाथ धोने के बाद भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप वो हाथ किसी सरफेस पे ना लगाएं ताकि उसको मज़ीद पेशेंट्स ना ले सकें, यानी कि उस सरफेस से वो ऑर्गेनिज़म उनके अंदर ना जा सके। वेयर गाउन व्हेन एंटरिंग पेशेंट रूम। हमेशा अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करें। रिमूव गाउन बिफोर लीविंग द पेशेंट्स इन्वायरमेंट। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट इंश्योर दैट प्रिकॉशंस आर मेंटेन टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म टू अदर पेशेंट्स एंड कंटेमिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल सर्फेस एंड इक्विपमेंट्स। इस बात की भी तसल्ली कर ली जाए कि जिस ऑर्गेनिज़म को आप हाथ पे लेके घूम रहे हैं जब पेशेंट को ट्रीट किया है या तो वो बिल्कुल आपने सैनिटाइज़ किया हो, उसके बावजूद भी किसी सरफेस को टच नहीं करना, किसी पर्सन को टच नहीं करना ताकि पॉसिबली कोई भी ऑर्गेनिज़म किसी और में ट्रांसफ़र ना हो सके। इस सब के बाद हम देखते हैं कि एसेप्सिस क्या होती है। इट इज़ अ टर्म मीन्स एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अनकंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें एक श्योरिटी हो कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है या फिर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कंटेमिनेटेड नहीं हैं। The process of removing pathogenic organism or protecting against infection by such organism is called asepsis. Asepsis is the state of being free from disease causing microorganism, यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपको श्योरिटी हो कि अब माइक्रोऑर्गेनिजम्स नहीं हैं जो कि डिजीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। Providing nursing care using aseptic techniques to decrease the risk of infection. Nurse is responsible to provide client safe environment. It is the infection control practice. नर्स की बेसिक इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस ये है कि उसने पेशेंट्स को मज़ीद इन्फेक्शंस होने से बचाना है। अब एसेप्सिस की 2 कैटेगरी हैं, सबसे पहले मेडिकल एसेप्सिस एंड सर्जिकल एसेप्सिस। अब हम मेडिकल एसेप्सिस और सर्जिकल एसेप्सिस में डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले मेडिकल एसेप्सिस क्या होता है। ऑल्सो कॉल्ड क्लीन टेक्निक, इसे एक सफाई वाली टेक्निक भी कहा जाता है। क्लीनलीनेस और फ्रीडम फ्रॉम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म टू रिड्यूस ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वन पेशेंट टू अनदर पेशेंट। यानी मेडिकल एसेप्सिस के ज़रिए हम इस बात की तसल्ली करते हैं
कि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो। पेशेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ पेशेंट्स बाय रूम, वार्ड एंड यूनिट्स। इन्फेक्शन ट्रांसमिशन से बचाने के लिए ये भी ज़रूरी है कि जो इन्फेक्टेड पर्सनस हैं और पेशेंट्स हैं उनको एक दूसरे से दूर रखा जाए। एंटीसेप्टिक्स में बी यूज्ड बट नॉट इफ़ेक्टिव फॉर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड स्पोर्स। कुछ ऐसे स्पोर्स होते हैं जो एंटीसेप्टिक से भी रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए हम 100% उस पर रिलाई नहीं कर सकते। मेडिकल एसेप्टिक प्रैक्टिस इंक्लूड्स हैंड वॉश, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, डिसइंफेक्टिंग आर्टिकल्स एंड सर्फेसेज। यानी हम अपने आसपास की सर्फेसेज को भी पूरा डिसइंफेक्ट करेंगे ताकि ऑर्गेनिज्म की ट्रांसमिशन को ख़त्म किया जाए या ब्लॉक किया जाए। तो इसी के साथ हम देखते हैं सर्जिकल एसेप्सिस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टीराइल टेक्निक, स्टेरिलाइजेशन और फ्रीडम फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद स्पोर्स। सर्जिकल एसेप्सिस के अंदर हम हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उनके जो रेजिस्टेंट स्पोर्स भी होते हैं उनको भी ख़त्म कर देते हैं। प्रिवेंट इंट्रोडक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इनटू एन ओपन वुंड देन इन बॉडी। यानी इस तरह से जो सर्जिकल ओपन वुंड्स होते हैं उसमें किसी भी और पैथोजन का, ऑर्गेनिज़म का दाखिल होना बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है, यानी वो नहीं इन्फेक्ट कर सकते। पेशेंट्स रिक्वायर सर्जरी और टेकन इनटू ऑपरेशन थिएटर। गैस, रेडिएशन, केमिकल्स, ऑटोक्लेव प्रोसेस विच डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर स्पोर्स। ये सारे वो काम हैं, वो सारे प्रोसेस हैं जिसके ज़रिए हम ऐसे रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी और उनके स्पोर्स को भी ख़त्म करते हैं। स्टीराइल इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, गाउन्स एंड ग्लव्स। मैनी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स एंड थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस एट क्लाइंट बेड साइड, ये भी बहुत ज़रूरी हैं। ऑल इन्वेसिव प्रोसीजर्स, इसमें भी सर्जिकल एसेप्सिस की जाती है। और प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैंडलिंग ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से भी सर्जिकल एसेप्सिस होती है, जिससे इन्फेक्शन फैलने का जो मेजर कॉज होता है उसे हम ख़त्म कर देते हैं। तो इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।